ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब रुख करते हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर पार्क पहुंचकर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की बड़े अंतर से जीत का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो जनता के लिए काम किया है, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और कार्यकर्ताओं की मेहनत से उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। पूरी तैयारी के साथ हम जनता के बीच जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने रामपुर से आजम खान के धुर विरोधी आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने श्री आकाश सक्सेना जी को प्रत्याशी बनाया है। हम सब लोग पूरी पार्टी जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम किए हैं उन कामों को ले जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता मेहनत से हम अपने इस विधानसभा के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी। इस तैयारी को लेकर हम जनता के बीच में। रामपुर में बीजेपी ने आजम खान के खेमे में फिर से बड़ी सेंधमार की है। दरअसल आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां उर्फ शानू आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत भी किया, जिसके बाद आजम खान के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि फसाहत खान को सपा नेता आजम खान का बेहद करीबी माना जाता है और पार्टी में रहने के दौरान फसाहत खान के ऊपर काफी मुकदमे दर्ज हुए हैं। जो समाजवादी पार्टी की मीडिया प्रभारी कला अब बीजेपी में शामिल हो गए। फसाद भाई, आज आपने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैंने तो बार बार कहा, बात को एक बार कहा या बार बार कहा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों को देखते हुए और समाज में सबकी बराबरी, समरसता, सबका साथ सबका विकास को देखते हुए और भारत का नाम दुनिया में पहले नंबर पे हुआ, इसको देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। अच्छा, आजम खान के आप बहुत करीबी थे और इसके बाद अब क्या ऐसी बात हुई जो पार्टी छोड़ना पड़ा? बार बार मैं कह रहा हूँ कि बात कमी की नहीं, बात खूबी की है। भारतीय जनता पार्टी की खूबियों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो आज आपने जो बीजेपी ज्वाइन की है वो नीतियों को देखकर की है? जी हाँ। हमारे साथ थे फसाद खान सानू, जो समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब इस समय बीजेपी में शामिल हो गए। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी। तो वहीं खतौली उपचुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इसको लेकर जयंत चौधरी चुनावी मैदान में आरएलडी के उम्मीदवार मदन भैया के लिए जोर शोर से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान ही हैं जो सरकार को झुका सकता है। साथ ही जयंत चौधरी ने बीजेपी को निशाने पर लेकर कहा कि बीजेपी को निशान अब बदल देना चाहिए, क्योंकि लोगों के घर बीजेपी गिरा रही है तो उसको अपना निशान बुलडोजर रख लेना चाहिए। जिस तरह पौध को पानी और सूरज चाहिए होता है, सूरज की किरणों से एनर्जी मिलती है, तो राजनीति भी जनता के बीच रहकर ही होती है। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा एहसास हो रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं, लोग समझ गए हैं कि हमारे मुद्दे क्या हैं और लोग गठबंधन को मजबूत भी करना चाहते हैं। खासतौर से जो पिछले चुनाव में हमारा समीकरण नहीं था, इस बार क्योंकि हमने आज़ाद समाज पार्टी का भी समर्थन हमें मिल रहा है, तो मैं आश्वस्त हूँ कि एक नए सामाजिक समीकरण की तरफ हम चल रहे हैं। मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर पूरा मुलायम कुनबा एकजुट दिखाई दे रहा है। मुलायम की विरासत को बनाए रखने के लिए सपा और यादव कुनबा पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां तक कि जिन चाचा और भतीजे के रिश्ते के बीच कभी बड़ी दरार पड़ती जा रही थी, वो मुलायम के जाने के बाद और मैनपुरी में उपचुनाव की घोषणा के बाद पूरी तरह से पटती हुई नजर आ रही है। जहां अखिलेश यादव ने अपने छोटे होने का धर्म निभाया, वहीं चाचा शिवपाल ने भी अपना बड़ा दिल कर पुरानी बातें भुलाकर अखिलेश के साथ आकर बड़प्पन जाहिर किया है। मैनपुरी में सपा का चुनावी प्रचार जारी है और अखिलेश शिवपाल एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के एकसानंद आश्रम पहुंचे और महामंडलेश्वर शारदानंद महाराज के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। तो वहीं औरैया जिले में एक कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक विभाग के राज्य मंत्री अजीत पाल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। वहीं मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के एक साथ मंच साझा करने पर बोले, चाहे कोई एक हो जाए, इस बार मैनपुरी में कमल ही खिलेगा। उधर हाल ही में लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण यह सीट खाली हुई थी और बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को ही अपना उम्मीदवार भी घोषित किया था, जिसके बाद अमन गिरी ने सपा के उम्मीदवार विनय तिवारी को करारी शिकस्त दी और आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा भवन स्थित राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक अमन गिरी को सदस्यता दिलाई। शपथ ग्रहण के मौके पर विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे और पार्टी के कुछ पदाधिकारी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। अगली खबर रायबरेली से, जहां पर जनसेवक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली और जनसेवा का दम भरने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नया चेहरा सामने आया। स्मृति ईरानी सलोन ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी, जहां एक पूर्णतः विकलांग युवक भी उनसे मिलने इस आस में पहुंचा था कि उसकी बंद हो गई पेंशन और टूटी फूटी साइकिल के बदले नई साइकिल मिलेगी। युवक वक्त रहते कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा, लेकिन युवक से केंद्रीय मंत्री नहीं मिली। उसकी समस्याओं के बारे में किसी ने भी एक बात नहीं सुनी। झांसी के रानीपुर क्षेत्र में फैल रहे लंपी वायरस के चलते बेजुबान जानवर मौत के मुंह में समा रहे हैं। वहीं पशुओं के मालिक भी इस वायरस को लेकर चिंतित हैं। बीते रविवार को मोहल्लागंज में गाय लंपी वायरस की वजह से मृत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लंपी वायरस फैल रहा है। इसका ज्यादा असर बकरियों और गौवंश में देखा जा रहा है। ग्रामों में बकरियों और गौवंश की आए दिन मौतें हो रही हैं। पशु चिकित्सक शिवशंकर सिंह ने बताया कि रानीपुर क्षेत्र में पहला केस मिला है। चिकित्सक ने सलाह दी है कि वायरस से मरी हुई इस गाय को कम से कम 5 फीट गहरे गड्ढे में दफन किया जाए, जिससे ये रोग अन्य जानवरों में ना फैले। उन्होंने ये भी बताया कि वायरस से मरे हुए जानवर को काटकर जो मच्छर अन्य जानवरों को काटेगा, उसमें भी ये रोग फैलने की संभावना है। उन्होंने अन्य पशु मालिकों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी। पशु मालिकों ने जानवरों में टीकाकरण की मांग की है। तो वही वाराणसी कमिश्नरेट के थाना बड़ा गांव क्षेत्र में रिंग रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल शातिर बदमाशों के मूवमेंट की खबर के बाद इंटरसेप्ट करने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और बड़ा गांव पुलिस की टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस की टीम पर कई राउंड फायर किए, जिसमें क्राइम ब्रांच के आरक्षी शिव बाबू को गोली लग गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए और तीसरा मौके से फरार हो गया। वहीं घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। मारे गए दोनों बदमाश समस्तीपुर के सगे भाई थे और तीसरा फरार आरोपी भी इनका भाई लल्लन है। ये तीनों बेहद ही शातिर हत्यारे और लुटेरे हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों हाल ही में पटना जेल से भागे थे और बिहार पुलिस को इनकी तलाश थी। बदमाशों के पास से एक 9 mm और एक 32 बोर का पिस्टल भी बरामद किया गया। तो वहीं आगरा के खेरागढ़ तहसील में दूसरी सबसे बड़ी चीत गौशाला का उप जिलाधिकारी ने अनिल कुमार ने सुबह औचक निरीक्षण किया। वहीं लगातार बढ़ रही सर्दी को देखते हुए चीत गौशाला में गौवंशों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। दरअसल खेरागढ़ तहसील में आगरा जिले की दूसरी सबसे बड़ी चीत गौशाला सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर आवारा गौवंशों के लिए बनवाई है। निरीक्षण के चीत गौशाला में गौवंश के हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं मिली और गौवंशों के लिए खिलाने वाले भूसे को रखने के लिए भी भूसा घर की कोई व्यवस्था नहीं मिली, जिस पर खैरागढ़ उप जिलाधिकारी अनिल कुमार ने रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं चीत गौशाला में कई कमियों को देखकर खैरागढ़ एसडीएम ने सही करने और कर्मचारी और गौशालाओं से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। ये गौशाला चीत में लगभग 425 पशु यहाँ हैं, संरक्षित हैं
इनके लिए भूसा की व्यवस्था है, लेकिन हरा चारा अभी जैसे बताया गया कि सीजन नहीं है, तो निर्देश दिए गए हैं कि हरे चारे की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा चूँकि सर्दियां सर पर हैं, तो ये भी निर्देश मैंने दिए हैं कि तिरपाल की व्यवस्था अब की बार इनके गोवंश के लिए की जाए ताकि सर्दी से इनका बचाव हो सके। इसके अलावा यहाँ एक बड़ी समस्या नीचाई होनी है, गौशाला गड्ढे नुमा इसमें है, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी मिट्टी भराव की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि गोवंश को कोई परेशानी ना हो। यूपी के संत कबीर नगर में गोंड विकास संस्था के बैनर तले गोंड समाज के लोग अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर हैं, जिसमें 4 लोगों की स्थिति बिगड़ गई है। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 4 लोगों को जांच की। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आजादी के 100 साल पूरे होने पर ADLA लखनऊ को बेहतरीन तरीके से सजाने और संवारने की तैयारी कर रहा है। इस मुहिम को लागू करने के लिए LDA ने लोगों से व्हाट्सएप, ईमेल और ड्रॉप बॉक्स के जरिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव के लिए LDA के व्हाट्सएप नंबर और पोर्टल का भी उपयोग किया जाएगा। सभी जोनल कार्यालयों में ड्रॉप बॉक्स लगाए जाएंगे। लोग प्लानिंग, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई मुद्दों पर राय दे सकेंगे, जिसमें 10 लोगों के सुझाव बहुत अच्छे होने उन्हें अवार्ड भी दिया जाएगा। लखनऊ एट द रेट ऑफ 2047 पे हम लोगों ने कैंपेन चलाया है और अभी पहले हम लोगों ने जितने हमारे इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट थे उनके साथ बैठक की। पहले भी बैठकें हो चुकी थी, उनको अलग अलग एरिया दिया गया था कि शहर की फेस लिफ्टिंग कैसे की जाए, यानी शहर को सुंदर कैसे बनाया जाए और सार्वजनिक चीज़ें जो हैं, चौराहे हैं और जगह पे जहाँ मैक्सिमम फुटफॉल है उसमें कैसे हम लोग ठीक ठाक से उनको सर्विसेज दे सकें। तो उस पर तमाम सुझाव आए थे और आगे 7 दिन में उन लोगों ने फाइनल अपना बना के लेखा जोखा देने के लिए कहा है। हर आर्किटेक्ट को अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है और वो स्वांतः सुखाय ये काम करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट करेंगे हमारे साथ मिलके। उसमें CSR के भी लिए हम लोगों ने जोड़ा है, जो हमारे इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लोग हैं और भी शहर के लोग हैं जो कि अडॉप्ट करना चाहेंगे चौराहों को और लेना चाहेंगे, वो डाला है। इसके अलावा जो 7-8 बिंदुओं पे लोगों की रायशुमारी की जा रही है, हम लोगों ने सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया था और उसके आधार पे एक बार ये महसूस किया गया कि अगले 25 वर्ष में लखनऊ कैसा होना चाहिए, चाहे प्लानिंग के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, मोबिलिटी हो, लाइवलीहुड हो, ईज़ ऑफ लिविंग हो या एजुकेशन हो, इसमें क्या क्या लोगों के सुझाव हैं, तो उनके लिए वेबसाइट जारी किया जा रहा है। आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विजन 2047 जारी कर दिया है और इस विजन के अनुसार ही शहर को खूबसूरत बनाने के लिए डेवलपमेंट किए जाएंगे। पहली बैठक हो चुकी है, आर्किटेक्ट्स ने अपनी अपनी राय दे दी हैं, अब पब्लिक से राय ली जाएगी और पब्लिक के राय के बाद उसे लागू किया जाएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और अब नजर उत्तराखंड की खबरों पर। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने लैंसडाउन विधानसभा के जखरीवाल ब्लॉक में स्थित राजकीय महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर लैंसडाउन विधानसभा से विधायक महंत दलपिये और यमकेश्वर विधानसभा से विधायक रेणु बिष्ट भी समारोह में मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। करण माहरा का कहना है कि सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सैनिकों को ही धोखा दे रही है। उत्तराखंड में सैन्य धाम की बात करने वाली भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। 2014 में कांग्रेस सरकार ने शहीदों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद को जारी किया था, जिसे भाजपा ने 2021 में गैजेट नोटिफिकेशन लाकर 2014 से पहले शहीद हुए परिवारों को इसका लाभ न देने की बात कही। और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। भाजपा ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली 10 लाख की धनराशि को 2014 के बाद के शहीदों के लिए बंद कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है।
जो दिखाता है कि भाजपा शहीदों के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। एक मुख्यमंत्री एसएलपी दाखिल करता है, दूसरा मुख्यमंत्री उसको वापस लेने की बात करता है, फिर पार्टी के अंदर दबाव आता है, फिर से उसको नहीं वापस लेने का निर्णय लिया जाता। तो ये नूरा कुश्ती है। और बीजेपी के अंदर अभी एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कांग्रेस कब एक होगी, उनको भी ये मेरा जवाब इसी के माध्यम से है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम कांग्रेस में बोलने का अधिकार है। हम एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ बोलना हो तो बोल लेते खुल के, लेकिन रहते एक हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर जो पक रहा है, ये किसी दिन विस्फोट होगा। वहां दो मुख्यमंत्री घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री पिछले वाले को निपटाने के चक्कर में आरवीएस रावत को जेल डाल देता है, फिर वो एसएलपी को वापस लेने की बात करता है, फिर कहता है नहीं एसएलपी वापस नहीं होगी। तो ये तो वहां बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी, उसका इंतजार करिए। और बहुत सारे लोग हमारे बीजेपी के संपर्क में हैं जिनको इन सारी चीजों को लेकर बड़ा खेद है। खासकर बीजेपी की महिला नेत्रियों में बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि उनको रोका गया अंकिता भंडारी के समर्थन में कोई भी कार्य करने से। क्योंकि अंकिता भंडारी गढ़वाल की बेटी है, इस उत्तराखंड की बेटी है, उसके संग जो हुआ वो बहुत ही गलत कार्य हुआ था। और जब हम लोगों ने ये प्रश्न किया कि बीजेपी की वो महिला शक्ति, वो महिला नारियां कहाँ गई जो वोट मांगने के लिए तो घर घर जाती थी, लेकिन अंकिता भंडारी के केस में बीजेपी की मोर्चे की एक महिला कैंडल मार्च में तक नहीं आई। तो वहीं देहरादून में सचिवालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं की प्रशासन से जमकर हाथापाई भी हुई, लेकिन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी सचिवालय तक पहुंचने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने का काम किया है। इससे पहले विधानसभा सदस्य प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता सचिवालय कूच के लिए रेंजर्स ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, राजेंद्र शर्मा और सूर्यकांत दसमाना सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है, पूरे उत्तराखंड की जनता कहती है, आवाम कहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कौन वीवीआईपी जो वहां पर आने वाला था उसका नाम उजागर होना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग उस हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं। उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो लोग वहां पर आने वाले थे, जो वीआईपी वहां आने वाले थे। आपके सामने है यूकेएसएससी में जिस तरीके से भर्ती में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और उसके केंद्र बिंदु को जो है हाकम सिंह बना दिया। क्या हाकम सिंह की हैसियत है कि वो इतने बड़े पैमाने पर पूरे यूकेएसएससी में जो है नकल रॉकेट चला पाता? किसका संरक्षण है? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय कूच साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है, भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और सीधे तौर पर प्रीतम सिंह के साथ तमाम कांग्रेसी विधायक भी यहां पर पहुंचे हैं। और सचिवालय से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसको तोड़ने का काम यहाँ पर किया है। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जो कांग्रेस के तमाम नेता थे वो बैरिकेडिंग क्रॉस कर चुके हैं और सीधे तौर पर आगे वो बढ़े हैं। और यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, पुलिस के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई है। और सीधे तौर पर जो बातचीत होनी चाहिए थी पुलिस के सामने, जो एक बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था थी वो यहाँ पर टूट चुकी है। और साफ तौर पर जो तमाम बातें यहाँ पर होनी थी, तमाम जो व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से बनाई गई थी वो टूटती हुई नजर आई हैं। और पुलिस की पूरी कोशिश थी कि बैरिकेडिंग से पहले ही यहाँ पर रोका जाए। और सुमित हृदय हल्द्वानी विधायक हमारे साथ मौजूद। सुमित जी, बैरिकेडिंग लगाए थे उसको आप लोगों ने तोड़ा है, जो गलत नीतियां थी उसको लेकर आप पहुंचे। ये देखिए, जन आक्रोश है। समय वर्तमान में उत्तराखंड की जनता, ये जो सरकार विहीन राज चल रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे, ऐसा जंगल राज चल रहा है। उसके बाद जिस प्रकार के अपराध हो रहे महिलाओं के खिलाफ, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, भर्ती माफिया एक हावी है इस प्रदेश में, और आरक्षित सुरक्षित उन्हें करा जा रहा है जो प्रताड़ना कर रहे हैं, और जो शोषित और वंचित हैं और जो आम इंसान है उस पर प्रताड़ना खुलेआम हो रही है। ऐसे जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य भी है। और आज आपने देखा होगा, देहरादून की धरती, उत्तराखंड की धरती दिल्ली है, और ये जो
आत्मशोध सरकार को करना चाहिए। अवश्य आत्मा तक आवाज उनके पहुंचाने का कार्य हमने करा है। तो ये थे सुमित हृदय हल्द्वानी विधायक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बैरिकेडिंग तोड़ते वो आगे बढ़े और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उसको लेकर वो लगातार आंदोलनरत रहेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम वो यहाँ पर करते रहेंगे कि सरकार क्या कुछ चाहती है, क्या कुछ उसकी कथनी है और करनी में कितना फर्क है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो दिक्कतें हैं पुलिस की वो नजर आ रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाने की कोशिश जरूर की थी पुलिस की तरफ से। सीधे तौर पर इंजीनियर साहब, आपको क्या कुछ कहना है? बैरिकेडिंग क्रॉस किए हैं, तमाम जो सरकार की नीतियां हैं उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, आपके सब सामने है। रुख करते हैं अगली खबर का। देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मिसाल पेश की है। दरअसल विधायक विनोद कंडारी हर साल अपनी विधानसभा सीट में टॉप करने वाले 10वीं के छात्रों को पूरा देश घुमाकर भारत दर्शन कराते हैं। कंडारी हर साल 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले सभी छात्रों को देश के प्रमुख स्थलों पर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। देश की संसद हो या फिर प्रदेश की विधानसभाएं, वो इन छात्रों को उनके स्कूली ज्ञान के बाहर की दुनिया को दिखाकर प्रेरणा भरने का काम करते हैं। थीम रखी अपनी विधानसभा के बच्चों के लिए कि भारत दर्शन करें, और 2 साल कोविड के कारण मैं इसको नहीं जा नहीं पाया था। मैंने उसकी शुरुआत पिछले 2-3 साल पहले कर ली थी। जो बच्चे मेरी विधानसभा हाई स्कूल टॉप करते अपने विद्यालय को, उन बच्चों को हम शैक्षणिक भ्रमण के रूप में, मैं खुद स्वयं उनके साथ में जाता हूँ। तो जैसे कि अभी हम जैसे पिछली बार हम बच्चों को जो IME लेके गए, आपको जो है सैन्य धाम, ये क्या बोलते उसको, आपको विज्ञान भवन दिखाया, बाबा रामदेव दिखाया, दिल्ली में संसद भवन दिखाया, राज्यसभा दिखाया, और बहुत सारे जैसे IIT रुड़की दिखाई। तो इस बार हमारा जो प्रोग्राम है वो 16 तारीख को देहरादून से शुरू होगा। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, अपने विधानसभा देखने जाएंगे, अपने गवर्नर साहब का टाइम हमने लिया है, सारी चिट्ठी हमने भेज दी। उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश लेके जाएंगे। जैसे IIT कानपुर, इस बार हम IIT कानपुर में बच्चों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। IIT जो कानपुर के अंदर जो औद्योगिक इकाई है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे 15 तारीख शाम को वो ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, तो शाम को ऋषिकेश को हम उनको गंगा आरती दिखाएंगे, उनको अयोध्या राम मंदिर दिखाने ले जाएंगे। तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम से जो हम कल फाइनलाइज कर दिए। यूकलिप्टस के 25,000 से ज्यादा पेड़ों का तराई पश्चिमी कटान करने जा रहा है। इनकी जगह मिश्रित वनों का वनीकरण होगा। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी ने आने वाले रामनगर रेंज के ज्वालावन क्षेत्र के प्लांट में यूकलिप्टस के पेड़ लगे हैं। कटान से पहले इन पेड़ों का छपान कार्य भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल ये पेड़ वन विभाग के रोटेशन सिस्टम के हिसाब से भी अधिक समय तक अपनी अवधि पूर्ण कर चुके हैं। वहीं अब शासन ने इन पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। ये हमारा एक ज्वालावन कंपार्टमेंट नंबर 1 से लेकर के 6 तक 6 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें कि हमारा सागौन और यूकलिप्टिस के प्लॉट हैं पुराने। यूकलिप्टिस का तो रोटेशन हमारा 8 वर्ष का होता है, जो कि लेकिन ये जो है 1980-87 के प्लांटेशन है यूकलिप्टिस के, जो कि किसी वजह से वहाँ से काटे नहीं गए थे। तो उस पर भारत सरकार की परमिशन प्राप्त हो गई है और अब इसको हम जो है काटने जा रहे हैं। तो इसलिए कल मेरे द्वारा वहाँ पर क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए वन निगम के अधिकारियों के साथ वहाँ का निरीक्षण किया गया था और छपान करते हुए तुरंत ही इसी माह हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो है पातन कार्य शुरू करा दिया जाए। देहरादून में जुगाड़ नामक वाहन पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। RTO सुनील शर्मा का कहना है कि साइकिल रिक्शा पर मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर का इंजन लगाकर मॉडिफाई किए गए वाहन अवैध हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन चालकों के साथ ही उन हार्डवेयर दुकान के मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो इसके लिए लोहा मुहैया कराते हैं। आपको बता दें कि इन मॉडिफाइड वाहनों पर सीमेंट और सरिया जैसे सामान लोड कर परिवहन किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति पैदा हो रही है। परिवहन अधिकारी का कहना है कि इस तरह के अवैध जुगाड़ नामक वाहन पर परिवहन विभाग समय समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालक बाज नहीं आते। वहीं अब परिवहन विभाग मामले पर सख्ती दिखाते हुए वाहन चालकों के साथ ही जो लोग इन वाहनों के जरिए अपना सामान लोड कराते हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज करेगा। ऐसे कई जो रिक्शे हैं वो चलते हुए पाए जाते हैं जो कि मोटरसाइकिल का वो लगा रखा है और पीछे से मॉडिफाई करे हुए हैं। इनके खिलाफ हम लोग समय समय पर अभियान चलाकर
पिछली बार भी हमने अभियान चलाए थे तो लगभग 40 से 45 इन रिक्शों को सीज किया गया था और बाकियों को डिस्पोज ऑफ किया गया था। इनकी समस्या आप ठीक कह रहे हैं कि ये कहीं से भी आकर चलने लग जाते हैं। हम लोगों का ये सुनिश्चित किया गया है कि एक पॉलिसी के अंतर्गत ये लागू किया जाए कि देहरादून के अंदर कहीं भी इस तरह के रेड़े या ये मॉडिफाइड रिक्शे हैं इनको ना चला जाए। इसके लिए हमने ना सिर्फ अभियान चलाया है बल्कि ऐसी हार्डवेयर शॉप्स जहां से कि ये लोहे के सामान लाते हैं उनको हमने नोटिस प्रेषित कर दिया है कि अगर आपकी दुकान से ऐसा कोई रेड़ा सामान ले जाता हुआ पाया जाएगा तो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से मुकदमा अगर लिखा जाएगा उसमें उनको भी एक पार्टी बनाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।